वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे थे फ्रेश कंक्रीट। तो फ्रेश कंक्रीट में हमने अभी देखा उसकी एक पूरी प्रोसेस। देन उसके बाद हम बात कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट इज द वर्केबिलिटी। एंड लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द वर्केबिलिटी, जिसमें से हमने लास्ट लेक्चर्स में तीन जो फर्स्ट फैक्टर्स है उसके बारे में हमने बात किया था। फर्स्ट, वाटर कंटेंट की वजह से वर्केबिलिटी में क्या चेंजेस आता है, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो जो है, एंड मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट, दैट मींस द साइज ऑफ द एग्रीगेट, कि साइज ऑफ एग्रीगेट से क्या चेंजेस होता है। तो ये सब चीज हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था। आज हम आगे डिस्कस करने वाले हैं जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है शेप ऑफ एग्रीगेट। सो ये सब चीज तो ऑलरेडी हमने यहाँ तक डिस्कस किया है। आज हम बात करेंगे शेप ऑफ एग्रीगेट। सो हमने देखा कि साइज की वजह से क्या चेंजेस होता है। अगर ज्यादा भी हम एग्रीगेट डाल देंगे कंक्रीट के अंदर तो उसकी वजह से भी उसकी वर्केबिलिटी में क्या इफेक्ट होती है। ऑब्वियस वाटर कंटेंट से तो वर्केबिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन ज्यादा भी वाटर हम डाल नहीं सकते। ठीक है, ज्यादा एग्रीगेट डालेंगे तो उसकी वर्केबिलिटी है वो रिड्यूस होगी, क्योंकि अंदर जो पेस्ट बनेगा वो पेस्ट का अमाउंट उसको कम होगा। ठीक है, तो ज्यादा सीमेंट होगा तब जाके उसमें लुब्रिकेशन जैसे इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेगी, तो उसमें वर्केबिलिटी ज्यादा होगी। मेन साइज के बारे में भी बताया, अगर एग्रीगेट की साइज है वो ज्यादा है तो उसमें वर्केबिलिटी ज्यादा होगी, एग्रीगेट की साइज है वो कम है तो उसमें आपको वर्केबिलिटी वो कम मिलेगी। अब वैसे ही नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं शेप ऑफ एग्रीगेट के। अलग अलग शेप अगर एग्रीगेट के हैं तो उसकी वजह से वर्केबिलिटी में क्या इफेक्ट्स होती है। तो देखते हैं कि शेप की वजह से वर्केबिलिटी में क्या चेंजेस आता है। The first line here, the shape of aggregate influence workability in good measures. Angular, elongated or flaky aggregate make the concrete very harsh when compared to rounded aggregate or cubical shape aggregate. देखो, एग्रीगेट का शेप भी वो भी वर्केबिलिटी में काफी इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं। कैसे? तो जैसे एंगुलर है, समझ लो कि कोई एग्रीगेट वो एंगुलर शेप में है, एलोंगेटेड शेप है, या तो फ्लैकी शेप है। ठीक है, ये अलग अलग शेप में नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। तो अगर इस तरह के जो शेप के एग्रीगेट हम ज्यादा अमाउंट में यूज करेंगे तो उसकी वजह से कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कंक्रीट इज द वेरी हार्श। हार्श मीन्स डेंस कंक्रीट, डेंस कंक्रीट जिसको बोलते हैं। डेंस कंक्रीट जो होता है ना उसमें आपको फ्लोएबिलिटी नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो वो हार्श बन जाता है, डेंस बन जाता है कंक्रीट। डेंस कंक्रीट दूसरा किसको बोलते हैं, जब भी हम कंक्रीटिंग करते हैं तो कंक्रीटिंग करने के बाद जब कंक्रीट हार्ड होने लगता है तो ये जो हार्ड होता है उसको बोलते हैं डेंस। ठीक है, तो हमें डेंस नहीं चाहिए, वर्केबल कंक्रीट चाहिए। तो इस तरह के एग्रीगेट की वजह से हार्ड हो जाएगी। लेकिन अगर हम राउंडेड एग्रीगेट यूज करेंगे या तो क्यूबिकल शेप के एग्रीगेट हम यूज करेंगे तो उससे कंक्रीट की वर्केबिलिटी वो इंक्रीज होती है। ठीक है, then contribution to better workability of rounded aggregate will come from the fact that for the given volume or weight it will have a less surface area and less void than regular angular or flaky aggregate। अभी क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया ग्राउंडेड एग्रीगेटर उसमें आपको बेटर वर्केबिलिटी मिलेगी। तो ऐसा क्यों? तो क्या हो रहा है उसमें गिवन वॉल्यूम जो वेट है उसके अंदर जो हम राउंडेड एग्रीगेट यूज करेंगे तो उसका सरफेस एरिया है वो लेस है। ठीक है, एंड लेस वॉइड देन एंगुलर and flaky. Then not only that, being rounded in shape, the frictional resistance is also gradually reduces। और उसकी वजह से क्या होगा, तो राउंडेड की वजह से उसके अंदर जो राउंडेड शेप है तो उसकी वजह से फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो भी रिड्यूस होगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको वो समझाऊंगा। This explains the reason why river sand and gravel provide a greater workability to concrete than the crushed sand and aggregate। देखो यहाँ पे लिखा है कि रिवर सैंड है ना उसमें से जो आपको फाइन एग्रीगेट या तो आप ग्रेवल यूज करेंगे उसमें आपको वर्केबिलिटी ज्यादा मिलेगी कंपेयर टू क्रस्ट स्टोन।
ऐसा क्यों? तो देखो रिवर्स रेन जो है, क्योंकि वो पानी में बे बे बेकर सैंड वहां पे जमा हुआ है या तो ग्रावल वहां पे जमा हुआ है। तो आपने देखा होगा जब भी रिवर है उसके अंदर जो आपको सैंड मिलेगा उसकी फिनिशिंग अच्छी होगी, क्योंकि जब भी वो पानी के साथ बहती है ग्रेवल और सैंड, तो उसका क्या होता है, इरोजन होता है और उसकी जो सरफेस है वो गुड फिनिशिंग हो जाती है और राउंडेड सरफेस हमें मिलती है। ठीक है, तो ड्यू टू वो पानी के साथ बहने में या तो उसके साथ बहने से उसका इरोजन होता है, तो उससे हमें वो राउंडेड एग्रीगेट है वो मिलते हैं। बाकी जो हम आर्टिफिशियली जो हमें हमारे पास माउंटेन है उसको कट करते हैं, उसको क्रशर में डालते हैं, देन क्रशिंग के बाद हमें जो मिलते हैं वो फ्लैकी एंड एलोंगेटेड शेप के एग्रीगेट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो शेप है वो एंगुलर शेप है। ठीक है, ये फ्लैकी टाइप्स के हैं। ये जो शेप आप देख रहे हो फ्लैकी है, ये एंगुलर है, और ये जो है वो राउंडेड एग्रीगेट आप देख सकते हो। तो इस तरह के शेप कभी हम तो बना नहीं सकते मशीन से, मशीन से जो कट होंगे उसको तो हम इसी फिनिशिंग नहीं दे सकते, लेकिन जो रिवर में से मिलते हैं ड्यू टू इरोजन की वजह से वो इस तरह के हमें राउंडेड शेप मिलते हैं। ठीक है, तो जो राउंडेड शेप के एग्रीगेट हम यूज करेंगे तो उसके अंदर हमें वर्केबिलिटी वो अच्छी मिलेगी। एंगुलर और फ्लैकी के अंदर उसकी हमें इतनी वर्केबिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, दूसरा भी सिंपल सा मैकेनिज्म है, क्योंकि जो राउंडेड हमें सिंपल जब 8 9 स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे या तो स्टार्टिंग के स्टैंडर्ड्स में भी आता था, जो हम टायर की जो इनोवेशन हुआ था, तो स्क्वायर शेप में तो ऑब्वियसली चीज है उसको चलने में दिक्कत होगी, लेकिन जो हमारा टायर है वो राउंड शेप में है तो इजीली मूवेबल है। तो वैसे ही ये जो राउंडेड शेप है तो उसमें फ्रिक्शंस भी कम होंगे, इसमें फ्रिक्शंस भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये अपेक्ष होती है। दूसरी, जैसे मैंने पहले भी आपको समझाया शेप। ठीक है, अगर समझ लो मैं इसके अंदर कंक्रीट फिल कर रहा हूँ, पूरा इसको मैं कंक्रीट से भर रहा हूँ, तो वो इस तरह से फ्लैकी शेप है, तो क्या होगा, उसके अंदर ही इंटरलॉक हो जाएंगे, अपने आप में इंटरलॉक अच्छी तरह से होंगे। लेकिन अगर जो एग्रीगेट है वो राउंडेड है, तो राउंडेड एग्रीगेट तो क्या एक दूसरे में इंटरलॉक नहीं हो सकता। ठीक है ना, राउंडेड एग्रीगेट तो इंटरलॉकिंग इतना नहीं होगा, तो बीच में स्पेस ज्यादा मिलेगी आपको, बीच में यहाँ पे स्पेस ज्यादा क्रिएट होगी। लेकिन जो फ्लैकी हो गए तो वो क्या होगा, ये बीच में स्पेस है ना वहां पर भी वो एग्रीगेट है वो भर जाएंगे। ठीक है, तो एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाएगा। अभी इंटरलॉक होगा तो उसके अंदर हमें इतनी फ्लोएबिलिटी नहीं मिलती। ठीक है, तो ये भी एक मैकेनिज्म है। तो आपको जो एंगुलर एंड फ्लैकी टाइप्स के एग्रीगेट है उसमें आपको वर्केबिलिटी कम मिलेगी, एंड राउंडेड एग्रीगेट में वर्केबिलिटी ज्यादा मिलेगी। अभी यहाँ पे दूसरी चीज आती है, वर्केबिलिटी तो मैंने बता दिया, लेकिन स्ट्रेंथ की बात करें तो राउंडेड एग्रीगेट में हमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं मिलती कंपेयर टू प्लेकिन, ये जो एंगुलर टाइप्स है उसमें हमें स्ट्रेंथ ज्यादा मिलती, क्योंकि वो एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाएंगे। और ये जो इंटरलॉक नहीं होगी तो इसमें स्पेस ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली चीज स्पेस ज्यादा होगी, तो जब भी उसके ऊपर लोड आएगा तो वो इतना लोड रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे कंपेयर टू फ्लैकी एंड एंगुलर। तो ऐसा नहीं है कि हम जो भी कंक्रीट बनाए उसमें सब राउंडेड ही एग्रीगेट यूज करें, उसका प्रॉपर प्रोपोर्शन होना जरूरी है। और ज्यादा अगर हम कंक्रीट के अंदर एंगुलर एंड फ्लैकी एग्रीगेट वो यूज करते हैं। हाँ, राउंडेड की वजह से वर्केबिलिटी में ये इफेक्ट्स होती है, लेकिन हमें कौन सा यूज करना चाहिए वो हम जब पूरा आप कंक्रीट पढ़ेंगे तब जाके आप आसान इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे और अपना डिसीजन ले सकेंगे कोई कौन से शेप के एग्रीगेट हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया बेस्ड ऑन शेप। देन नेक्स्ट आता है सरफेस टेक्सचर, कि जो भी एग्रीगेट है उसका टेक्सचर कैसा है, सरफेस कैसी है। ठीक है, तो वो भी वर्केबिलिटी में अफेक्ट करेगी। तो कैसे, द इन्फ्लुएंस ऑफ surface texture on workability is again due to the fact that total surface area rough texture aggregate is more than the surface area of smooth rounded aggregate of same volume। अब बहुत ही सिंपल सी चीज है, जो भी टेक्सचर है, जो भी एग्रीगेट आप यूज कर रहे हो उसकी सरफेस है वो रफ है या तो स्मूथ सरफेस है। तो मैं सिंपल क्वेश्चन से आपको पूछूं कि दो एग्रीगेट है, एक का एग्रीगेट जो एक एग्रीगेट है उसकी सरफेस है वो रफ सरफेस है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंगुलर एंड फ्लैकी टाइप्स की उसकी रफ सरफेस है, लेकिन राउंडेड है तो उसकी सरफेस है स्मूथ है। तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछूं कि ये दोनों में से सिर्फ हम टेक्सचर के बारे में डिस्कस करें तो दोनों में से किसमें वर्केबिलिटी ज्यादा मिलेगी? तो ऑब्वियसली जिसकी सरफेस स्मूथ होगी जो एग्रीगेट की
उसमें हमें वर्केबिलिटी इजी मिलेगी, अच्छी मिलेगी। ठीक है, टेक्सचर सरफेस है वो रफ सरफेस है तो उसमें हमें वर्केबिलिटी है वो कम मिलेगी। ये बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, सो यहाँ पे वही लिखा है, रफ टेक्सचर एग्रीगेट इज more than the surface area of the smooth rounded aggregate same volume. From the earlier discussion, it can be inferred that rough texture aggregate will show poor workability. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, and smooth or glassy texture of aggregate will give better workability. ठीक है, a reduction of interparticle friction resistance offered by smooth aggregate also contribute to the higher workability. क्या लिखा है? Reduce of interparticle friction resistance offered a smooth aggregate. ठीक है, तो जैसे स्मूथ सरफेस होगी तो इंटरनल फ्रिक्शन से वो भी रिड्यूस हो जाएगा, तो उससे हमें वर्केबिलिटी वो ज्यादा मिलेगी। देन नेक्स्ट आता है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, प्रॉपर कंक्रीट एग्रीगेट का ग्रेडिंग होना जरूरी है। मैंने आगे हमने सब डिस्कस किया कि साइज ऑफ एग्रीगेट, शेप ऑफ एग्रीगेट, उसका टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट, तो देखो ये सब चीजें वो वर्केबिलिटी में अफेक्ट होती है। तो ग्रेडिंग मतलब जो भी हम कंक्रीट के अंदर यूज कर रहे हैं एग्रीगेट, वो प्रॉपर होना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं कि बड़ी साइज के सब एग्रीगेट हम यूज करें। ठीक है, ज्यादा साइज के हम एग्रीगेट यूज करेंगे तो वर्केबिलिटी तो अच्छी मिलेगी लेकिन हमें स्ट्रेंथ भी अच्छी नहीं मिलेगी। सिर्फ कम छोटी साइज के एग्रीगेट यूज करेंगे तो हमें ऑब्वियसली जो वर्केबिलिटी वो कम हो जाएगी। तो प्रॉपर इस तरह से ग्रेडिंग होना भी जरूरी है। सो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर विच विल have a maximum influence of the workability. A well-graded aggregate is the one of which has a least amount of void in given volume. ठीक है, ठीक से अगर ग्रेडिंग की होगी तो उसमें कम साइज के भी एग्रीगेट होंगे और बड़ी साइज के भी एग्रीगेट होंगे। तो छोटी साइज एंड बड़ी साइज दोनों साइज का प्रॉपर ग्रेडिंग होना जरूरी है। So other factor being constant, when the total voids are less, excess paste is available to give a better lubricant effect. तो देखो प्रॉपर ग्रेडिंग होगी तो क्या होगा, तो बीच में जो वॉइड्स है वो कम रहेंगे, क्योंकि बड़े साइज के भी एग्रीगेट हमने लिए और छोटे साइज, तो जो छोटे साइज के एग्रीगेट है, तो जो दो बड़े साइज के एग्रीगेट है उसके बीच में जो वॉइड्स होंगी वहां पे छोटे साइज के एग्रीगेट है वो आ जाएंगे। तो उसके अलावा जो वॉइड्स बचे हैं वहां पे क्या होगा, सीमेंट का पेस्ट रहेगा, उसका जेल रहेगा, तो उसकी वजह से हमें जो लुब्रिकेटिंग इफेक्ट है वो अच्छी मिलती है। देखो यहाँ पे लिखा है गिव अ बेटर लुब्रिकेटिंग इफेक्ट, तो मतलब वर्केबिलिटी अच्छी मिलती है। With excess amount of paste, the mixture become a cohesive and fatty which prevent the segregation particles. ठीक है, तो इससे भी अगर सीमेंट पेस्ट ज्यादा है तो जो पेस्ट है वो दो पार्टिकल्स के बीच में जमा हो जाएगा और उसके बाद जो पेस्ट बचा है वो क्या होगा, हमें लुब्रिकेटिंग इफेक्ट्स देगा। ठीक है, तो उससे हमें कोहेसिव एग्रीगेट मिलेगा, तो उसकी वजह से सेग्रीगेशन भी नहीं होगा कंप्लीट का। Aggregate particles will slide past each other with the least amount of compacting effects. The better the grading, the less is the voids content and higher the workability. तो जैसे मैंने बताया प्रॉपर ग्रेडिंग है तो अच्छे से कंक्रीटिंग होगा और अच्छे से वर्केबिलिटी हमें मिलेगी। यहाँ पे इमेज में से आप देख सकते हो, ये जो देखो सेम साइज के एग्रीगेट है। ठीक है, तो सेम साइज के एग्रीगेट है तो उसमें भी वॉइड्स क्रिएट होगा। ठीक है, और ये देख सकते हो इसमें बड़ी साइज के ज्यादा है और छोटे साइज के कम है, तो देखो इसमें भी वॉइड्स ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे दो ही साइज आपको दिख रही है कि भाई इतने एमएम के बीच में इसके इतने एमएम और इतने एमएम से पास हुए और इतने एमएम में रिटेन हुए, तो देखो उसमें भी वॉइड्स ज्यादा है, लेकिन साइज ऑफ एग्रीगेट काफी डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरनल जो स्पेस है एग्रीगेट के अंदर, बीच में कंक्रीट के अंदर वो स्पेस कम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेस ज्यादा है, इसमें थोड़ी सी स्पेस है वो रिड्यूस हुई है। ठीक है, इसमें उससे भी स्पेस है वो रिड्यूस हुई है। ठीक है, तो बाकी ये जो आपको स्पेस दिखने को मिल रही है वहां पे क्या होगा, कंक्रीट जो सीमेंट का पेस्ट है वो यहाँ पे जमा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये सिंगल साइज है, ये पुअरली ग्रेडेड है और ये वेल ग्रेडेड है। ठीक है, तो हमारा जो कंक्रीट है वो इस तरह का ग्रेड होना चाहिए। तो इसीलिए जब भी हम कंक्रीट मिक्स डिजाइन करते हैं, जब भी कंक्रीट बनाने में हम एग्रीगेट डालते हैं, तो ये चीज हमें अच्छी तरह से देखनी चाहिए और इसकी वजह से भी
जो कंक्रीट है उसकी प्रॉपर्टी में इफेक्ट्स होती है, जैसे कि वर्केबिलिटी। देन नेक्स्ट लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूज ऑफ एडमिक्सर्स। तो ऑब्वियस चीज है, जब भी हम एडमिक्सर्स के बारे में बात कर रहे थे तब भी मैंने डिस्कस किया था कि कंक्रीट की हमें वर्केबिलिटी बढ़ानी है तो ये जो पर्टिकुलर एडमिक्सर है वो यूज करना चाहिए, और वो है प्लास्टिसाइजर एंड सुपर प्लास्टिसाइजर। तो आप एडमिक्सर से कंक्रीट की वर्केबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हो। सो डिस्कस करते हैं लास्ट जो यूज ऑफ एडमिक्सर्स। ओके, सो of all the factors mentioned above, the most important factor which affect the workability is the use of admixture. Admixture, plasticizer and super plasticizer greatly improve the workability. ठीक है, आपने कंक्रीट बनाया, साइज शेप कुछ नहीं देखा, आपने आपको अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए, वो सब पैरामीटर कंसीडर करके आपने सब एग्रीगेट डाला, सीमेंट एग्रीगेट सीमेंट का रेशियो एज पर मिक्स डिजाइन के हिसाब से डाला, फिर भी आपको लग रहा है कि मुझे जो वर्केबिलिटी वो हायर वर्केबिलिटी चाहिए। ठीक है, वर्केबिलिटी हायर होगी तो कॉम्पेक्शन इजीली हो जाएगा, अच्छे से कॉम्पेक्शन होगा तो ऑब्वियसली हमें स्ट्रेंथ भी अच्छी मिलेगी। हाँ, लेकिन सेग्रीगेशन इन ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए। तो आपको वर्केबिलिटी इंप्रूव करनी है तो आप एडमिक्सर यूज कर सकते हो, जिसमें है प्लास्टिसाइजर। तो जब हमने प्लास्टिसाइजर एंड सुपर प्लास्टिसाइजर के बारे में बात की थी तब मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिसाइजर से वाटर सीमेंट रेशियो है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं, वर्केबिलिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो जैसे हमारा फर्स्ट फैक्टर था कि वाटर कंटेंट हम बढ़ा रहे हैं तो वर्केबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन हम वाटर कंटेंट रिड्यूस करेंगे तो वर्केबिलिटी है वो रिड्यूस होगी। तो देखो, अगर आप प्लास्टिसाइजर यूज करेंगे कंक्रीट के अंदर तो हमारी वाटर रिक्वायरमेंट है वो तो रिड्यूस हो रही है, हमें पानी भी कम डालना पड़ेगा और कंक्रीट की वर्केबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, एंड अगर आप सुपर प्लास्टिसाइजर डालेंगे तो उससे तो काफी ज्यादा कंक्रीट की वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं फ्लोएबल कंक्रीट हम बना सकते हैं। जो सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट हम बनाते हैं तो उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, सुपर प्लास्टिसाइजर। बिना सुपर प्लास्टिसाइजर हम सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट वो नहीं बना सकते। ठीक है, देन यूज ऑफ एयर एंटरिंग एजेंट बीइंग द सरफेस एक्टिव। तो ये हुआ एडमिक्सर की बात, प्लास्टिसाइजर एंड सुपर प्लास्टिसाइजर। उसके अलावा जो दूसरा एडमिक्सर आता है वो आता है एयर एंटरिंग एजेंट, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो एयर एंटरिंग एजेंट से क्या हो रहा है, रिड्यूस द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, दे आल्सो एक्ट एज अ आर्टिफिशियल लाइन एग्रीगेट ऑफ वेरी स्मूथ सरफेस। तो देखो, एयर एंटरिंग एजेंट जब भी हम कंक्रीट के अंदर डालते हैं तो मैंने तब भी ये एडमिक्सर के में भी हमने डिस्कस किया था, उसकी वजह से कंक्रीट के अंदर एयर बबल्स से वो जनरेट होंगे। तो एयर बबल्स जनरेट होगा तो उसकी डेंसिटी रिड्यूस होगी, मतलब अंदर एयर वॉइड्स क्रिएट होंगे। अभी एयर वॉइड्स क्रिएट होंगे तो फ्रिक्शन वो रिड्यूस हो जाएंगे, इंटरनल जो पार्टिकल्स के बीच में जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से जो वर्केबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी। हाँ, लेकिन एयर एंटरिंग एजेंट से कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस होती है क्योंकि इंटरनल वॉइड्स क्रिएट होते हैं। हाँ, लेकिन वर्केबिलिटी इम्प्रूव हो सकती है उससे। ठीक है, देन similarly the fine glassy pozzolanic material in spite of increasing the surface area offer better lubricating effects for the giving better workability. So उसके बाद आता है हमारा मिनरल एडमिक्सर, जैसे कि फ्लाई है, सिलिका फ्यूम है, जीजीबीएस है, राइजर्स के। तो अगर ये भी हम प्रॉपर अमाउंट में हम एडिशनल ऐड करते हैं सीमेंट के अंदर, कंक्रीट के अंदर, तो क्या होगा, तो पेस्ट ज्यादा बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सीमेंट कंटेंट ज्यादा है तो उसके अंदर पेस्ट जो जेल है वो ज्यादा क्रिएट होगा, तो उसकी वजह से लुब्रिकेशन ज्यादा होगा तो वर्केबिलिटी इंक्रीज होगी। तो वैसे ही हम यहाँ पे पोजोलोनिक मटेरियल है, तो जो पोजोलोनिक मटेरियल है वो किसको क्या है, उसकी जो प्रॉपर्टी हो सीमेंट जैसी ही होगी। तो ये जो हम एडिशनल ऐड कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी कंक्रीट के अंदर जेल एंड पेस्ट वो ज्यादा क्रिएट होंगे, तो उससे भी कंक्रीट की वर्केबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, सो ये सब थे फैक्टर्स ऑफ फैक्टर विच इज अफेक्टिंग द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आता है। डिफाइन द वर्केबिलिटी एंड एनालिसिस द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द वर्केबिलिटी एंड एक्सप्लेन एनीवन इन डिटेल। या तो आपको स्पेसिफाई भी होता है कि एक्सप्लेन फैक्टर सच लाइक size of aggregate, shape of aggregate, water cement ratio, aggregate cement ratio, तो वो आपको एक्सप्लेन करना रहता है। तो देखो काफी सिंपल है, एक बार आपको ये मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ गया कि क्या उसमें
चेंजेस होते हैं। अगर हम साइज से टेक्सचर कुछ भी चेंजेस करते हैं तो उसकी वजह से वर्केबिलिटी में क्या इफेक्ट होगी, तो आप आसानी से अच्छी तरह से ये क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया है। सो अभी आज के लेक्चर्स में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर वर्केबिलिटी है वो तो हमने बात की कि भाई इम्प्रूव होती है, अच्छी वर्केबिलिटी है, वर्केबिलिटी अच्छी नहीं, वो कैसे वेरीफाई होगी, कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो कॉन्क्रीट है उसकी वर्केबिलिटी अच्छी। वैसे तो विजुअलाइजेशन से तो पता चल सकता है, लेकिन हमें लेबोरेटरी में भी उसको प्रूव करना है। तो उसके जो टेस्ट है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।